हेलो दोस्तों। आज से हम जो हमारी नई सीरीज़ है परीक्षा धाम को लेके, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में पूछा था कि क्या मुझे परीक्षा धाम कंप्लीट बुक पढ़ानी चाहिए। काफ़ी बच्चों का यस में जवाब आया कमेंट सेक्शन में। तो हम आज से परीक्षा धाम बुक शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बुक में क्या करूँगा कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिनसे प्रश्न प्रत्येक वर्ष एक या दो प्रश्न आते ही हैं, पहले मैं वो टॉपिक कवर करूँगा ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी बने कि हाँ, इन टॉपिक्स को हमको प्रेफरेंस दे के पढ़ना है। बुक पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाऊँगा, ये पढ़ाऊँगा, इसके साथ ही मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा। तो इससे क्या है कि आप नोट्स बनाते रहना। जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो आप क्या करना कि एक पेन और पेपर है ना, ये दोनों साथ में रखना। जब भी मैं चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट बताता चलूँगा वो चीज़ आप नोट करते जाना और ख़ुद के स्वयं के नोट्स बनाना है ना। दूसरी बात, ये जो बुक है ये परीक्षाधाम और प्रवीण सर जो हैं उनकी बुक है और पूरा क्रेडिट इस बुक का उन्हीं को जाता है। और मार्केट से इस बुक को आप ख़रीदना है ना, ये स्कैन कॉपी जो है ये आपको नहीं मिलेगी। मैंने केवल जो कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे पढ़ाने हैं केवल वही स्कैन किए हैं और मैं इसकी प्रोवाइड पीडीएफ नहीं कराऊंगा, है ना। ये इलीगल है। किसी भी बुक का जो है वो प्रिंट करके और ये जो स्कैन करके प्रोवाइड कराना इलीगल है, केवल पढ़ाने के पर्पज़ से। और इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है ना। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो परीक्षाधाम और उनकी टीम और प्रवीण सर को जाता है। शुरू करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है उन्हीं से। पहला टॉपिक मध्य प्रदेश की जनसंख्या परिदृश्य 2011 है, यानी जो जनगणना है उसके बारे में प्रत्येक वर्ष एक या दो प्रश्न आता ही है ना। इसमें हम मध्य प्रदेश और भारत दोनों की जनसंख्या और जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। वीडियोस, हाँ मैं एक बात और बता दूं आपको कि 30 मिनट्स के आसपास वीडियोस सभी जाएंगे ना। और ये हो सकता है आप इन वीडियोस को आज ना देखें, लेकिन जब आपकी एग्ज़ाम आएगी तब ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे आपके लिए। पृष्ठभूमि की बात करते हैं। प्राचीन काल में भारत में जनगणना करने के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें उल्लेखित है ना। चाणक्य ने राजनीति से संबंधित अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। तो इस पुस्तक में जो सबसे पहले जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं भारत में वो इसी पुस्तक से मिलते हैं ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आधुनिक प्रणाली की अगर हम बात करें तो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी, है ना। लेकिन ये 10 वर्षीय जनगणना नहीं थी। अगर मैं बात करूं जैसे वर्तमान में जो 10 की जनगणना चल रही है, 10 की का मतलब होता है प्रत्येक 10 वर्ष में होती है ना। ये जो चल रही है ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू नहीं हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। लेकिन जो विधिवत रूप से जनगणना का काम शुरू हुआ वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में शुरू किया गया, है ना। और जो कि वर्तमान समय में भी प्रति 10 वर्ष पर किया जाता है। ये लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुआ था जो 10 की जनगणना का काम था 1881 में। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताना है कि जो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या नियंत्रण दिवस है, अब मैं कमेंट सेक्शन में आपके जो है बार बार कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए बोलूँ ताकि आपको वो चीज़ें याद रह जाए परमानेंटली। मैं तो बता दूंगा लेकिन मेरी सुनने के बाद आप भूल जाओगे। आप खुद अगर सर्च करोगे और कमेंट करने की मेहनत करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या नियंत्रण दिवस है वो कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मध्य प्रदेश के अस्तित्व, यानी आपको पता ही है 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। उसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना है वो छठी जनगणना है ना। जब से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया तब से लेकर 2011 की जो जनगणना है वो छठी जनगणना है। मध्य प्रदेश में पहली जनगणना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, है ना। ये बात इम्पोर्टेंट है। देखो, एक तो ये जो रिपन वाला और मेयो वाला है इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये छठी जनगणना आने की कम संभावना है। ये 11 जुलाई बार बार आ चुका है क्वेश्चन। पहली जनगणना मध्य प्रदेश की पूछी जा सकती है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जो जनगणना हुई है वो 1961 में, 71 में, 81 में, 1991, 2001 और 2011 में की गई है। मध्य प्रदेश में आबादी धर्म के अनुसार ये कम ही इम्पोर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आने के कम चांस रहेंगे। इसमें जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि प्रतिशत, है ना। और बाकी ये जो कितने हज़ार और कितने लाख है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
केवल आप इतना याद रखिए, और वो भी क्रम याद रखिए आप। जैसे हम अगर बात करें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी धर्म की आबादी है, तो वो हिंदू धर्म की। वो कितनी है, तो 90.89% है। देखो ये जो 2011-21 की जो अनुमानित जनसंख्या है ना, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, है ना। आपसे अगर कोई भी जनगणना का रिलेटेड प्रश्न आया तो वो 2011 से ही पूछा जाएगा। तो आपको 2011 के हिसाब से याद करना है, क्योंकि जो ऑफिशियल डाटा है वो 2011 के बाद अभी तक आया ही नहीं है। तो हमको 2011 के हिसाब से याद करना है चीज़ें। हिंदू धर्म 90.89%। फिर सेकंड लार्जेस्ट जो धर्म है वो मुस्लिम है, 6.57%। फिर आता है इसके बाद जैन धर्म 0.78%, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म 0.30%। उसके बाद ईसाई 0.29%, और फिर आता है सिख 0.21%। तो ये जो है ये क्रम पूछा जा सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश में जो धर्म के अनुसार आबादी का क्रम है वो उस क्रम को जमाइए, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम में वो जमाने के लिए आपको बोल सकता है। तो हिंदू, फिर मुसलमान, फिर उसके बाद जो है जैन, फिर बौद्ध, उसके बाद फिर ईसाई और फिर सिख। ये हमारा क्रम है जनसंख्या के हिसाब से। महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष का मतलब ये होता है कि जैसे एक मान लीजिए वर्ष है 2011, है ना, और एक है 2021। अब हुआ क्या कि 2001 की अगर मैं बात करूं, 2001 से 11 में जो चेंज हुआ, और जो 2011 से 21 में चेंज हुआ, उसमें से अचानक से किसी एक जो दशक है उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं 1921 की, तो 1921 में जो जन्म वृद्धि दर थी वो न्यूनतम रही थी, है ना। 1921 में जो जन्म वृद्धि दर थी वो न्यूनतम रही थी। न्यूनतम का मतलब ये है कि माइनस में रही थी उस समय पे, है ना। उस समय पे क्या है कि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, जो फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो इतनी मिल नहीं पाती थी। तो 1921 जो था, वो जो दशक था 1921 वाला, उसमें जो जन्म वृद्धि दर थी, यानी जन्म में जो वृद्धि हुई थी, वो न्यूनतम रही थी, और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये ही महाविभाजक वर्ष भी है ना। लेकिन एक एक लघु विभाजक वर्ष की ओर बात की जाती है। तो लघु विभाजक वर्ष का मतलब ये होता है कि 1951 में जो जन्म वृद्धि दर थी वो अधिकतम थी। जैसे देखो यहाँ पर 1921 में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही, तो 1951 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो जन्म वृद्धि दर थी वो अधिकतम रही थी। इसीलिए इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष भी कहा जाता है ना। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है कि महाविभाजक वर्ष 1921 और लघु विभाजक जो वर्ष है वो 1951 है। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो 1921 का दशक था उसमें जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी, जन्म वृद्धि दर, वो कितनी थी। नकारात्मक तो थी लेकिन वो कितनी थी, है ना। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। 10 लाख की आबादी वाला प्रश्न MPPSC पूछ चुकी है। देखो जनरली हम क्या करते हैं, इंदौर, भोपाल और जबलपुर, ये तो हम गेस कर लेते हैं ना। लेकिन उन्होंने चौथा ऑप्शन क्या दिया था कि आप ग्वालियर या उज्जैन, इन दोनों में से थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है ना। तो 10 लाख से जो ज़्यादा आबादी वाला शहर है मध्य प्रदेश का वो ग्वालियर है, ना कि उज्जैन है। तो ये चारों आपको शहर पता होना चाहिए। इनकी आबादी आपको पता हो ज़रूरी नहीं है, क्रम आपको पता होना चाहिए। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, चौथा ये जो क्रम है इस प्रकार का रहेगा। सबसे ज़्यादा जब इंदौर में है जनसंख्या, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तुलनात्मक जनसंख्या की बात करें, जो 2011 की जनगणना है इसमें हम मध्य प्रदेश और भारत की जो जनगणना है इनकी कंपैरिजन करेंगे। तो पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 7, 26, 26, 809, मैंने ऐसे याद रखा था मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या थी उसको। तो आप ऐसे याद रख लो इसको कि 7.26 करोड़ मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के हिसाब से, और 121 करोड़ जो है वो भारत की जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, ये क्या है, ये जनसंख्या का घनत्व है। तो 236 लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में और 382 लोग रहते हैं भारत में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, तो इस पर स्टार मार्क कर लो। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 20.35% रही है, और भारत की रही है 17.7%, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं लिंगानुपात। जनसंख्या वृद्धि का क्या मतलब है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि 2001 से अगर 2011 की बात करें तो ये जो 10 साल थे इसमें जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या थी वो 20.35% की दर से बढ़ी, यानी 100 लोगों पे 20.35 लोग बढ़ गए, है ना। 10 साल में इतने लोग बढ़ गए, 100 लोग पे इतने बढ़ गए, मतलब हो गए 120।
समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो 10 साल बाद जो जनसंख्या हो गई वो 120 के लगभग हो गई। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कैलकुलेट की जाती है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति जो 1000 पुरुष हैं उन पे महिलाएं कितनी हैं। तो 931 जो है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है और भारत का 943 यानी 943 लिंगानुपात है। क्वेश्चन इससे भी बनता है तो इस पर भी स्टार मार्क कर लो। साक्षरता की दर की बात अगर मैं करूं तो यानी 100 लोगों पे 69.32% लोग साक्षर है। साक्षर का क्या मतलब है, अगर आप कमेंट सेक्शन बताएं तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना। 7 साल से जो अधिक के बच्चे हैं वो लिखना पढ़ना जानते हैं कि नहीं, और एग्जैक्ट आप क्या है वो आप मेरे को गूगल करके और कमेंट सेक्शन में बताओ। तो जो साक्षरता दर है वो 69.32% मध्य प्रदेश की है। वहीं अगर भारत की साक्षरता दर की बात करूं तो 73% है। जनसंख्या की बात हम करते हैं। मध्य प्रदेश के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं वो कौन से हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या हमने अभी लेटेस्ट में देखी थी वो इंदौर की है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं जबलपुर की है। तीसरी हम बात करते हैं सागर की है। ये 1 2 3 का क्रम है। 1 2 3 का याद रखना है, चौथे का क्रम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो यहाँ पे जो था, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं ये, है ना, जिला नहीं है, शहर, ठीक है। और ये ज़िले हैं। तो इंदौर, जबलपुर और सागर ये जनसंख्या वाले, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं वो ये है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों की मैं बात करूं तो देखो, निवाड़ी, आगर मालवा और हरदा ये न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले हैं। लेकिन जो 2011 की जनगणना का प्रश्न अगर आया तो वो ये आएगा कि न्यूनतम जनसंख्या किस ज़िले में मध्य प्रदेश के, तो वो निवाड़ी और आगर मालवा वहाँ आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, तो वहाँ मिलेगा आपको हरदा। 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार जो मध्य प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो हरदा है ना। बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं, तो छिंदवाड़ा, शिवपुरी और सागर है ना। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले, तो निवाड़ी, दतिया और भोपाल है। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा कि 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश का जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताओ, तो वो दतिया है ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न आएगा, ये बात याद रखना और कन्फ्यूज नहीं होना, है ना। न्यूनतम जनसंख्या में और न्यूनतम क्षेत्रफल में कन्फ्यूज मत होना। न्यूनतम जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ तो वो हरदा है और न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करूँ तो वो दतिया है ना। और सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ का है, छिंदवाड़ा का, और सर्वाधिक जो जनसंख्या वो कहाँ की है, तो वो इंदौर की है। लिंगानुपात मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है। किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले जो स्त्रियों की संख्या है उसकी इकाई मानी जाती है। मध्य प्रदेश का वर्तमान लिंगानुपात 931 है, मैं बता चुका हूँ। रीवा जिले का जो लिंगानुपात है राज्य के लिंगानुपात के बराबर है। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है तो रीवा जिले का भी 931 है ना। तो मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर किस जिले का लिंगानुपात है, तो वो है रीवा जिले का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, लेकिन इसमें एक जिला पूछा जाता है। तो एक जिले के बाद क्रम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बालाघाट यहाँ पर सर्वाधिक में और न्यूनतम में भिंड, ये कई बार पूछा जा चुका है और इनके लिंगानुपात भी पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं उनमें बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला यानी बाम, ठीक है। बाम लगाओ लिंगानुपात बढ़ाओ, ऐसा याद रख लो इसको। तो बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला है। और वहीं अगर ये भी आ गया प्रश्न कि 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, तो इन तीनों का ही 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात है। 1021, 1011 और 1008। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करूँ तो भिंड में है 837 ही महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, फिर मुरैना है और फिर ग्वालियर है ना। तो BMG, ठीक है। OMG सुना होगा आपने, अब BMG याद रख लेना, ठीक है। BMG का न्यूनतम लिंगानुपात है। ये याद रखना कि भिंड का लिंगानुपात 837 है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है वो 918 है। क्या है अर्थ शिशु लिंगानुपात का, तो शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष है ना, जो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, आयु समूह वाले बच्चों को शामिल इसमें किया जाता है। यानी अगर मैं बात करूं कि जो प्रति 1000 0 से 6 वर्ष के आयु समूह
कि जो बालक हैं उन पे बालिकाओं की संख्या क्या है ना। जैसे मैं बात करूं अगर, तो 1000 मान लो बच्चे पैदा हुए और 0 से 6 वर्ष के बीच के, है ना। तो 0 से 6 वर्ष के बीच के जो 1000 बालक हैं उन पे बालिकाएं कितनी हैं, वो होता है शिशु लिंगानुपात। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है वो 918 है। शिशु लिंगानुपात के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अलीराजपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है 978। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, तो न्यूनतम लिंगानुपात भिंड का है, मुरैना का है। देखो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो है भिंड का 837, लेकिन न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वो मुरैना का है 829। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्रम भी आप हो सके तो याद कर ही लो, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। और न्यूनतम लिंगानुपात में मुरैना, ग्वालियर और भिंड है। ठीक है। देखो ये अलीराजपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात तो है ही, शिशु लिंगानुपात। डिंडोरी मंडला में से एक आप हो सकता है कि ये डिंडोरी हो सकता है ये मंडला हो, तो दोनों का ही लगभग मान लो कि 970 ही है। बालाघाट का 967 है, मुरैना का 829, ग्वालियर का 840 और भिंड का 843 है। जनसंख्या घनत्व की बात हम करते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार 236 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की अगर मैं बात करूं तो भोपाल में सबसे ज़्यादा घनत्व है, वो है 855, यानी 1 किलोमीटर में 855 लोग भोपाल में रहते हैं। फिर इंदौर का नंबर आता है और फिर आता है जबलपुर का। इनका क्रम भी आप याद रखना है ना, पूछा जा सकता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो डिंडोरी में 94, उसके बाद श्योपुर, उसके बाद पन्ना। क्रम पूछा जा सकता है और डिंडोरी तो पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है ना, उनके वो भी याद रख लेना आपके, 855 सबसे ज़्यादा है और 94 सबसे कम है। जनसंख्या वृद्धि में बता ही चुका हूँ कि प्रत्येक 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ गई उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो इंदौर की है, 32.88% ये है। न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि है वो अनूपपुर की है और वो 12.3% है, और इसके पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है ना। इंदौर का पूछा जा चुका है, मेरे को लग रहा है अनूपपुर का आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा। और क्रम भी आप देख लेना एक बार कि इंदौर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, फिर झाबुआ की, फिर भोपाल की। ये झाबुआ आप ना मतलब भूल जाओगे, इसको लगाना आप याद रखना कि झाबुआ है सेकंड नंबर पे, है ना। आपको लगेगा कि बड़े बड़े शहर इंदौर, भोपाल है उनकी ज़्यादा रहेगी क्रम अगर बात करूँ तो, लेकिन दूसरे नंबर पर झाबुआ, ये बात याद रखना। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले में अनूपपुर, फिर बैतूल और फिर छिंदवाड़ा है। साक्षरता दर का क्या मतलब है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, कमेंट सेक्शन में बताओ। 7 वर्ष व उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में जो साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या है उसको साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या कितनी है बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या गुणित 100। मतलब अगर मैं बताऊं कि मान लो अगर 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या 100 है, ठीक है, और साक्षरों की जनसंख्या मतलब 100 में केवल जो 20 लोग हैं वही साक्षर है, तो प्रतिशत कितना हुआ, तो इंटू 100 में से 100 कट गया तो 20% है ना। तो यानी 20% से जो है लगभग लोग साक्षर हैं। 100 लोगों की अगर मैं बात करूँ, एक मैंने सैंपल डाटा लिया 100 लोगों का, तो ऐसे साक्षरता दर निकाली जाती है। और वर्तमान में जो 2011 की जनगणना उसके अनुसार 69.32% जो है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता जबलपुर की है 81.1%। क्रम भी आपको पता होना चाहिए कि जबलपुर, फिर इंदौर, फिर भोपाल, लेकिन आपको जो साक्षरता दर है वो केवल सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले की पता होनी चाहिए, बाकी आपको क्रम याद रखना है। जबलपुर, इंदौर और भोपाल। न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िलों में अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी है, ठीक है। अलीराजपुर की सबसे कम साक्षरता है 36.1%। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में सबसे कम जनसंख्या किसी ज़िले की है तो वो अलीराजपुर की ही है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें, देखो ओवरऑल तो 69.35% है, लेकिन इसमें जो मेल साक्षरता है वो है 78.73%, ये मेल साक्षरता है। और फीमेल साक्षरता की बात करूं तो वह है 59.24%, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों की बात करूं तो वो जबलपुर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर। देखो ये तो आपको पता ही है, जबलपुर, अलीराजपुर, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात करूँ, पुरुष छोड़ दो, सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात भी करूँ तो जबलपुर ही है, और न्यूनतम की बात करूँ तो अलीराजपुर ही है, तो इसको तो आप याद रख लो।
लेकिन बस एक फीमेल में एक चेंज यहाँ आएगा कि जो सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो जबलपुर की जगह यहाँ पर भोपाल हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम में सेम ही है, अलीराजपुर ही है ना। तो न्यूनतम में दोनों में, पुरुष की बात करूँ या महिला की बात करूँ, अलीराजपुर न्यूनतम में है और अधिकतम में जबलपुर और भोपाल है। इसमें आपको क्रम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप साक्षरता का याद रख लो, पुरुष और महिला का क्रम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नगरीकरण वाला प्रश्न इसी साल आया था कि सर्वाधिक जो प्रतिशत है नगरीकरण का, जो परसेंटेज है वो कहाँ है, तो वो भोपाल में इस साल का 2024 का प्रश्न है ये। 80.9% जो है यहाँ पर नगर में जनसंख्या रहती है, तो कुल मिला के 19.1% ही केवल गाँव में यहाँ पर रहते हैं। अब अधिक वाला प्रश्न आ गया तो न्यूनतम भी आ सकता है, तो न्यूनतम में डिंडोरी है ना, डिंडोरी में केवल 4.6% लोग ही शहर में रहते हैं, बाकी सब गांव में रहते हैं, यानी 93.4% गांव में रहते हैं। क्रम याद रख लो तो अच्छी बात है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है ना उसमें नगरीकरण स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो इंदौर और ग्वालियर दूसरे तीसरे नंबर पर सर्वाधिक में, और न्यूनतम में अलीराजपुर और सीधी है। अब SC/ST संबंधित हम तथ्य देख लेते हैं। संविधान में SC को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो संविधान में जो परिभाषा है वो परिभाषा अनुच्छेद 366 खंड 24 में है, और ST की अनुच्छेद 366 खंड 25 में है। लेकिन जो 366 खंड जो 24 है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो SC है वो वही है जो अनुच्छेद 341 में परिभाषित की गई है ना। तो ये याद रखना कि अनुच्छेद 341 भी SC से ही संबंधित है, लेकिन परिभाषा दे रखी खंड 366-24 में, अनुच्छेद 366 खंड 24। वहीं ST संबंधित अनुच्छेद 342 है और परिभाषा 366-25 में। मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका 15.6% जो है SC है और 21.1% जो है ST है। सर्वाधिक SC पॉपुलेशन इंदौर में है और जो सर्वाधिक ST पॉपुलेशन है वो धार में है। सर्वाधिक जो न्यूनतम SC पॉपुलेशन है वो झाबुआ में है, क्योंकि झाबुआ में ST ज़्यादा है ना, SC कम है। और जो न्यूनतम ST है वो भिंड में है। ये दोनों का क्रम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जो SC है वो इंदौर, न्यूनतम SC झाबुआ, सर्वाधिक ST धार और न्यूनतम ST भिंड। मध्य प्रदेश की मान्यता प्राप्त कुल जातियां SC में कितनी है, तो 48 है और ST में 46 है। हालांकि एक नोटिफिकेशन आया था 2003 में कि कीर, मीना और पारदी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा लिया गया है ना। ऐसी मान्यता है, कहीं कहीं 43 भी लिखा आता है, 46 की जगह 43 भी लिखा आता है, तो आप वो अपने विवेक से निर्णय लेना। अगर 46 ऑप्शन में है तो आपको 46 ही लगाना है। अनुसूचित जाति जो संबंधित जो जनगणना है उसको हम देख लेते हैं। सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो हमने अभी देखा इंदौर में, और न्यूनतम जो है झाबुआ में है ना। क्रम भी आप याद रख सको तो रख लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बनेगा। सर्वाधिक और न्यूनतम वाला याद रखो। हाँ, परसेंट वाला जरूर याद रखना है ना, कि सर्वाधिक जो SC का परसेंट है वो उज्जैन में 26.4%। देखो जनसंख्या तो इंदौर में ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज उज्जैन में ज़्यादा है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है, न्यूनतम अगर मैं बात करूँ झाबुआ में 1.7%। देखो यहाँ पर तो दोनों सेम है, न्यूनतम SC जनसंख्या की बात करूँ तो वो भी झाबुआ है, और परसेंटेज की बात करूँ तो वो भी झाबुआ है। यहाँ चेंज है इंदौर और उज्जैन। ST की बात करूं तो सर्वाधिक ST धार में। देखो इनके सबके क्रम याद होने चाहिए आपको, क्योंकि ST का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ST की तो अलग से यूनिटी बन गई है। तो धार, बड़वानी और झाबुआ ये जनसंख्या का क्रम है सबसे ज़्यादा में। न्यूनतम में भिंड, दतिया और मुरैना है। ठीक है, देखो ये है D, ये है B और ये है J, तो DBJ, और यहाँ पे B, D और M। ठीक, ये सर्वाधिक जनसंख्या और ये न्यूनतम जनसंख्या। परसेंट की बात करूँ तो अजब है ना, अलीराजपुर 89% सबसे ज़्यादा, फिर झाबुआ 87% और फिर बड़वानी 69.4%। और यहीं बात करूं तो BMD, ठीक है, ये बस ये ऊपर नीचे हो गया है। सबसे कम तो भिंड में ही है 0.4%, लेकिन फिर आता है मुरैना, फिर आता है दतिया। संभाग की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग में इंदौर आता है, ये पता होना चाहिए आपको, और न्यूनतम जनसंख्या में संभाग शहडोल आता है। ठीक है, ये इतना ही याद रखना है आपको। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। श्री सचिन सिन्हा जो है, इन्हें मध्य प्रदेश की जनगणना निर्देशक थे। ये 2011 की जनगणना की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो जनगणना है उसके निर्देशक कौन थे, तो वो सचिन सिन्हा है। जनसंख्या स्थायित्व के लिए 2000 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति का अनुमोदन किया गया था। देखो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या नीति आई थी वो 2000 में आई थी, और इसमें क्या कहा गया था कि हम जो है मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या उसको स्थायी करेंगे। स्थायी का मतलब ये होता है कि अगर मैं टोटल फर्टिलिटी रेट अगर मैं 2% के आसपास कर लूँ,
2% का मतलब होता है कि जो युगल है, युगल मतलब एक पत्नी और एक पति, उन दोनों को मिलाकर जो है केवल 2 बच्चे हों। उससे क्या होगा कि ये जब मरेंगे दोनों तो वो 2 बच्चे उसकी जगह ले लेंगे, मतलब स्थायी हो गई, अब बढ़ नहीं रही है। लेकिन अगर 3 में कर लूँ तो एक बढ़ गया। मध्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? तो 1961 से 71 में 29.28% जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। देखो अब ये जो फैक्ट है ना, जो आ चुके एग्जाम में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ढंग से देखना। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% है। MPPSC ADPO में आया है 2021 में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ये MPPSC DSP 2021 में तो आया ही है, लेकिन कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या, देखो ये इंपॉर्टेंट है, और आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है, ये मेंस में आया हुआ प्रश्न आपसे कमेंट सेक्शन में पूछवा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश, भारत की जो कितनी % जनसंख्या जो है वो बाल जनसंख्या है, और मध्य प्रदेश की जो कितनी % जो जनसंख्या है वो बाल जनसंख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला हरदा है, और न्यूनतम जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है? तो वो भी हरदा में ही है ना 2011 की जनगणना के अनुसार। और न्यूनतम जो अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो वो दतिया में है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे छोटा जिला हरदा है। मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है 69.3%। जनसंख्या गणना 236। मध्य प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी लेटेस्ट में कई एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन कि जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा जो शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में ही है ना। तो शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 41.3 है। ठीक, ये इतना आपको पता होना चाहिए। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 27.6% है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कई बार। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 72.4% है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है कई बार। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो कुल श्रमिक है, इनमें से कितने % कृषि गतिविधियों में कार्यरत है? ये देखो मेंस में भी इंपॉर्टेंट डाटा है, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि 69.8% जो है लोग कृषि में संलग्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 43.5% है, बाकी सब बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में जन्म दर और मृत्यु दर की अगर मैं बात करूं तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जन्म दर थी वो 20.1% थी, यानी 100 लोगों में 20 लोगों ने जन्म लिया। मृत्यु दर 6.1% रही। और आर्थिक सर्वेक्षण जो 22-23 है, ये 23-24 भी आ चुका है, तो यहाँ से आप इसको और अपडेट कर लेना। जन्म दर 24.1% और मृत्यु दर 6.5% है। जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर पिछली शताब्दी को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जो अनियमित जनसंख्या वृद्धि दर रही, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, ये 1901 से 1921 रही। नियमित जनसंख्या वृद्धि दर का काल 1921 से 51 में। फिर तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर हुई क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने लगी थी, वो 1951 से 71 है। जनसंख्या की वृद्धि दर घटने का कार्यकाल 1971 के बाद जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो घटने लगी है। जनसंख्या नहीं घट रही है, ये याद रखना है, ठीक। जनसंख्या तो बढ़ी रही है, लेकिन वृद्धि दर जो है जैसे % कम हो रहा है। जैसे पहले अगर मान लो 100 लोग बढ़ गए थे तो अब 80 बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर वो आ गया क्वेश्चन मैंने अभी जो बताया। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बाल आयु समूह है 0 से 14 वर्ष का, वो 32.1% है। ये MPPSC में आया था, स्टार लगा लो डबल, और ये मेंस में आया था। प्रौढ़ आयु समूह यानी 15 से 59 वर्ष का जो आयु समूह है ये कितना है? तो ये 60.8% है। और वृद्ध आयु समूह यानी 60 वर्ष से अधिक जो है वो 7.1% है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वृद्ध कौन है, तो 60 से अधिक वाले वृद्ध हैं। अब देखो मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात का प्रादेशिक वितरण है, ये मेंस का प्रश्न है, वैसे प्रीमेंस की संभावना कम है, लेकिन क्षेत्र अनुसार लिंगानुपात कहाँ ज़्यादा है? तो जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है यानी 950 से अधिक अगर लिंगानुपात की मैं बात करूँ तो जो मालवा का पश्चिमी भाग है और जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है वहाँ सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। तो मैप अगर मैं बनाऊँ तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसमें ज़्यादा लिंगानुपात है। फिर 900 से 950 की बात करूँ तो पूर्वी मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार, मतलब ये वाला जो क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इसमें ज़्यादा है। न्यून लिंगानुपात की बात करूं तो जहां कम है लिंगानुपात वो उत्तर मध्य भारत का पठार है। ये भिंड वाला जो क्षेत्र है यहीं सबसे कम लिंगानुपात है, 837 ही तो है भिंड का, ये पता ही होगा आपको। देखो कृषि कार्य में कितने लोग लगे हुए हैं? 69.8% लोग कृषि में लगे हुए हैं और गैर कृषि में 30.2% लगे हुए हैं। ये बाकी आंकड़ा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या कितनी है? तो कार्यशील जनसंख्या या कार्य सहभागिता दर से जो तात्पर्य है वो क्या है? तो ऐसी जनसंख्या से है जो किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न है, जैसे कृषि में हो, व्यापार में हो, मजदूरी में, नौकरी में, कहीं भी संलग्न हो। और 2011 के अनुसार जो हमारी कार्यशील जनसंख्या का परसेंट था वो 43.5% था, ये इंपॉर्टेंट है। और भारत की जो कार्यशील जनसंख्या है वो 39.8%, यानी मध्य प्रदेश का इससे ज़्यादा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये तो सेम ही है, ये हो गई है, ये हो गया, एक ही बात है। अकार्यशील जनसंख्या देखो 43.5% कार्यशील है, तो 56.5% अकार्यशील है। 100 में से घटा लो 43 को, कितना आ रहा है? उतना ही तो आ रहा है, 56.3%। ठीक, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो डिंडोरी है। परसेंट याद करने की जरूरत नहीं। न्यूनतम वाला भिंड है।